अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक से, दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पहले ही पढ़ रखा है। डिफ्यूजन क्या कहते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के इंटरमिक्सिंग का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, अब इस डिफ्यूजन की रफ्तार को या इस डिफ्यूजन की रेट को रिलेट किया था ग्राम ने किसके साथ? डेंसिटी के साथ। तो इसने एक लॉ एस्टैब्लिश किया जिसका नाम रखा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, राइट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम हेडिंग देते हैं अपने टॉपिक की, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ 1881 में ग्राम नामी साइंसदान ने दिया था। कब? 1881। और ये लॉ रिलेशन शो करता है किसके दरमियान? रेट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी के दरमियान। रेट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी के दरमियान ये लॉ रिलेशनशिप दिखाता है हमें। अब देखिए, एक आम सी बात है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों, एक का मास कम हो दूसरे का मास ज्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली मींस एक मोटा बंदा हो एक पतला बंदा हो, तो पतला जो बंदा होगा वो आसानी से भाग सकेगा, आसानी से दौड़ सकेगा। लेकिन जो मोटा बंदा होगा उसको दौड़ने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो यही है रेट ऑफ डिफ्यूजन। मींस जो गैस जिसका मास कम होगा वो तेजी से फैलेगी, जिसका मास ज्यादा होगा वो आहिस्ता से फैलेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सवाल हम लिखते हैं। अब इस सवाल को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है या एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के दोनों साइड्स पे हमने कॉटन स्वैब, ठीक है, कॉटन को फिल किया है किसमें? दो डिफरेंट कंपाउंड्स में। यहां हमने फिल किया है अमोनिया सॉल्यूशन में। ठीक है, ये स्वैब अमोनिया सॉल्यूशन में फिल्ड है और ये स्वैब HCl सॉल्यूशन में फिल्ड है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, रखेंगे इधर, तो क्या होगा? इससे भी फ्यूम्स चलना शुरू होंगे और इससे भी फ्यूम्स ट्रेवल करना शुरू करेंगे। और याद रखें, ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपस में मिलके, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक वाइट कलर का कंपाउंड, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एक वाइट कलर का कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। तो अब सवाल यह होता है कि वेयर द अमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड। अमोनियम क्लोराइड कहां बनेगा? ठीक है, ऑप्शन ए, एग्जैक्टली एट द मिड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एग्जैक्टली मिड में। दूसरा, नियर द एंड ऑफ NH3। ऑप्शन सी, नियर द एंड ऑफ HCl। और डी,
नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और NH3 प्लस HCl, ये जहां पर भी मिक्स होंगे ये बना देंगे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अब ये कहां मिक्स होंगे? या बीच में मिक्स होंगे, या अमोनिया वाली साइड मिक्स होंगे, या HCl वाली साइड मिक्स होंगे। तो यहां देखें, यहां लॉ अप्लाई होगा। जाहिर सी बात है, अगर इसके चलने की रफ्तार और इसके चलने की रफ्तार एक ही जैसी हो तो ये कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे एग्जैक्टली मिडिल में। अगर इसके चलने की रफ्तार ज्यादा हो, इसके चलने की रफ्तार ज्यादा हो तो ये कहां मिलेंगे? HCl वाली साइड। अगर HCl की चलने की रफ्तार ज्यादा हो तो ये कहां मिलेंगे? नियर द साइड ऑफ अमोनिया। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड विच विल मूव विद अ ग्रेटर स्पीड। अगर आप देखें, मैंने आपको अभी बताया कि मोटा बंदा कम तेज भागेगा, हल्का बंदा ज्यादा तेज भागेगा। तो अमोनिया का अगर आप मास निकालें तो इसका मास कितना निकलेगा? 17। HCl का मास निकालें तो कितना निकलेगा? 36.5। तो अब खुद ही फैसला करो, कौन ज्यादा तेजी से भागेगा? ज्यादा तेजी से भागेगा कौन? अमोनिया। तो इसका मतलब ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो कहां जाके बनेगा? वो जाके बनेगा इधर, नियर द एंड ऑफ HCl। वाई? क्यों? क्योंकि इसकी रफ्तार ज्यादा है, ये जल्दी उधर पहुंचेगा। इसकी रफ्तार कम है, ये देर से यहां से निकलेगा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि हमें कहां मिलेगा? ये फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड कहां बनेगा? नियर द एंड ऑफ HCl। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। समझ में आ गई बात? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमोनिया का मास कम है, अमोनिया तेजी से चलेगा, HCl का मास ज्यादा है, ये स्लो चलेगा। तो ये जाके कहां मीट करेंगे? यहां पे मीट करेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? नोट करें इसको, तो हम आगे बढ़ें। अब हम आते हैं इस लॉ की स्टेटमेंट पे। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of the density। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो मैथमेटिकली क्या बन जाएगा फार्मूला? मैथमेटिकली ये बन जाएगा कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बराबर और कांस्टेंट। तो R इज इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट टी, या इसको यूं भी रीअरेंज कर सकते हैं हम, R इंटू अंडर रूट डी इज इक्वल टू K। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। कितने टाइम्स कम होगा? डेंसिटी का अंडर रूट निकालना। मान लो अगर डेंसिटी 9 टाइम्स इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। कितना कम होगा? 9 टाइम्स नहीं, 9 का अंडर रूट। तो 9 का अंडर रूट क्या आएगा? 3। अगर ये 4 टाइम्स बढ़ी डेंसिटी, ठीक है, बल्कि यहां एक सवाल हम बना लेते हैं कि इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस increases by 4 times। अगर डेंसिटी इंक्रीज हुई 4 टाइम्स तो क्या होगा? रेट विल बी A increased by 2 times, decreased by 2 times, increased by 4 times, या increased by नहीं
डिक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अब बताएं इसका क्या जवाब होगा। डेंसिटी इंक्रीज हुई है कितनी, 4 टाइम्स। अगर डेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अब देखें डेंसिटी का है अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट क्या निकालेंगे, 2, तो डेंसिटी क्या होगी 2 टाइम्स डिक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है। आगे चलते हैं, देखें इसको नोट करें। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो कि अगर हम 2 गैसेस कंसीडर करें, 2 गैसेस, तो फार्मूला ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 D2 अपॉन D1। जैसा कि since density is directly proportional to the mass, डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 अंडर रूट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइटर गैसेस diffuse more rapidly as compared to heavier gases। लाइटर गैसेस डिफ्यूज करेंगी रैपिडली एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस। समझ गए बात को, जिस गैस का मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ठीक है। Which of the following is correct in terms of rate of diffusion? Which of the following is correct in terms of rate of diffusion? अब देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो R ऑफ CH4 का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। R ऑफ HCl रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। अब देखो किसका रेट डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिसका मास कम हो। तो मीथेन का मास कितना है 16, इसका मास कितना है 36.5। तो क्या होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए, मीथेन का ज्यादा होना चाहिए, HCl का कम होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। यहां देखें CH4 16, N2 28, किसका ज्यादा होना चाहिए, मीथेन का ज्यादा होना चाहिए, N2 का कम। तो सवाल भी ये बताता है कि मीथेन का ज्यादा होना चाहिए, N2 का कम। ये देख लो इसका मास कितना है C2H6, C2H6 का मास कितना निकलेगा 24 और 30, ये कितना है 16। तो इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम हो। कितना ज्यादा या कितना कम, उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जहां से हमारा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। हीलियम और CH4 के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है हमें। अब ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हमें रखना है R1 और किसी एक को रखना है R2। तो याद रखें कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए इस फार्मूले में देखें कि R1 हमेशा किसको रखा जाएगा, लाइट को। R2 किसको रखा जाएगा, हमेशा हैवी को। R1 लाइट को और R2 हैवी को। तो इन दोनों में से किसको हम R1 करें, हीलियम को करें R1,
और CH4 को करें R2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो लाइट गैस है उसका मास नीचे आ जाएगा, जो हैवी गैस है उसका मास ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर अगर बड़ी वैल्यू हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू हो, तो डिवीजन आसान हो जाएगी और कोई मसला नहीं। ठीक है, समझ गए बात को? तो जो लाइट होगी उसको R1, जो हैवी होगी उसको R2। तो यहां देखो इसका मास कितना है 4, इसका मास कितना है 16। तो R1 किसको करें? हीलियम को। तो हम लिख सकते हैं कि R ऑफ हीलियम अपॉन R ऑफ CH4 इज इक्वल टू मास ऑफ CH4 अपॉन मास ऑफ हीलियम अंडर रूट। कितना है देखो, CH4 का मास कितना है 16 अपॉन इसका कितना है 4 अंडर रूट। 16 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4। 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस जवाब को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये जवाब किसका निकला है? R ऑफ हीलियम अपॉन R ऑफ CH4। आप कह सकते हो इसका जवाब निकला 4 नहीं 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जवाब क्या निकला? 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1। या हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई हीलियम और मीथेन में रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो कितना है? 2:1। या हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम डिफ्यूजेस 2 times rapidly than CH4। हीलियम मीथेन से कितने टाइम्स ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन करता है? 2 टाइम्स। अब इसकी कैलकुलेशन का आपको तरीका बता दूं। जो हैवी गैस हो उसको ऊपर रखो, जो लाइट गैस हो उसको नीचे रखो, डिवाइड करो माइंड में, फिर जो आंसर आए उसका अंडर रूट निकालो, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? या इसमें कोई कंफ्यूजन है आप इसको नोट करें। तो इसके बाद हम इसके कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। एक दफा नोट कर लें। तो कुछ सवाल हमने लिखे हैं कि ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन पे, राइट। पहला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस हैविंग सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन से पेयर का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा? तो याद रखो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम कब होता है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? मोलर मास पे। अगर मोलर मास सेम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम है, अगर मोलर मास चेंज है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन चेंज है। तो मोलर मास जिसका सेम, इसका मास कितना निकलेगा 2, इसका 4, सेम नहीं है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन चेंज होगा। इसका मास निकालो 30, 28 सेम नहीं है, इसका निकालो 44, इसका निकालो 44। तो इनका मास क्या हुआ? सेम। तो मोलर मास सेम मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 and D2 is H2 D2 हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम। तो इसका मास 2 है, इसका मास 4 है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जिसका मास कम हो उसे R1 करो, जिसका ज्यादा हो उसे R2। तो क्या होगा? R H2 और D2 का मास ऊपर, H2 का मास नीचे। तो ये कितना होगा? 4/2। 2 का अंडर रूट याद कर लो 1.41। तो क्या होगा? हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, आगे देखें। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO and N2। तो पहले हमें ये फैसला करना हो कि किसको R1 करें, किसको R2 करें। तो CO का मास कितना है? देखो CO का मास है 28, इसका N2 का 28। अरे ये क्या हो गया? मास सेम हो गया। मास सेम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या निकलेगा? सेम मींस 1:1। तो ये जवाब है। ये देखें, हीलियम और SO2 का, हीलियम का मास 4, SO2 का मास 64। तो ये बड़ा है। मैंने क्या कहा था? वर्बली आप इसको करें,
64 को रखें ऊपर, 4 को नीचे, 64/4 डिवाइड करोगे क्या जवाब आएगा? 16। 16 का अंडर रूट निकालो, क्या आएगा? 4। तो इसका जवाब क्या होगा? 4:1। या करके भी देख लें, अगर किसी को करने में डाउट हो तो देख लो भाई, 64/4 अंडर रूट, तो 16/4। तो आंसर क्या आ गया? 1:4 नहीं, इसका 4 निकला है, इसका 1 निकला है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये, ठीक है, 4:1। मीन्स हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, SO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। हीलियम का ज्यादा क्यों है? क्योंकि मास कम है। इसका कम क्यों है? क्योंकि मास ज्यादा है। अगला सवाल देखो, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A and B is 1.5:1. If the relative molecular mass of gas A is 16, the molecular mass of B will be. अब यहां देखें, एक गैस का मास गिवन है, रेशियो भी गिवन है, ठीक है, और दूसरी गैस का हमें मास कैलकुलेट करना है। तो यहां क्या करना पड़ेगा? एक तो कैलकुलेशन है। अब इसका मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। क्या करें आप देखें, ए का मास, ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है? 1.5, और ए का मास कितना है? 16। बी का डिफ्यूजन कितना है? ए के कंपैरिजन में 1। तो इसका मतलब बी का मास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बी का मास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो क्या करोगे आप सिर्फ इतना करो कि जो रेट है कितना है? 1.5, इसका कर लो स्क्वायर। स्क्वायर करके जो वैल्यू हो उसे मल्टीप्लाई करो, जवाब आ जाएगा। दोबारा सुने, जब एक गैस का मास गिवन हो, रेट गिवन हो, दूसरी का कैलकुलेट करना हो, तो क्या करेंगे आप? जो रेट गिवन है उसका करो स्क्वायर, और गिवन गैस के मास से कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। हो सकता है किसी को डाउट हो, वैसे हम करके देखते हैं भाई। 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? इधर थोड़ा ले आए कैलकुलेशन, इधर करते हैं। 1.5 का स्क्वायर मीन्स 1.5 इंटू 1.5। 1.5 को अगर आप 15 समझें तो ये 225 लगेगा हमें। पॉइंट के बाद 1.5 1, 1.5 2, तो पॉइंट यहां होना चाहिए 2.25। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 16 से। तो 16 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 36। ठीक है, क्या जवाब आ जाएगा? 36, क्योंकि 16 इंटू 2 32, और 16 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी। वो कैलकुलेशन यहां मैं करता हूं, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन। अब देखिए क्या होगा इसका फार्मूला। इसका फार्मूला ये होगा कि भाई 36 इसका जवाब आएगा, वो जो मैंने आपको ट्रिक से बताया कि जो रेट है उसका स्क्वायर करो, गिवन मास से करो मल्टीप्लाई। दूसरा RA/RB इज इक्वल टू मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A। यही बात है। RA/RB की वैल्यू कितनी है? 1.5/1 m अंडर रूट। MB क्या करना है? कैलकुलेट। MA का मास कितना है? 16। अब देखें, हमें इसका मास कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट से निकालना पड़ेगा। अंडर रूट से निकालेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर भी करेंगे, स्क्वायर इधर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा MB/16 अंडर रूट, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2.25 आ जाएगा। MB/16, 16 डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये 36। ये ट्रिक लगाओ या कैलकुलेशन करो, जिसको जो समझ में आए वो करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नोट करें इसको। अब देखें, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये जो सवाल हैं ये मैंने फेडरल से उठाए, फेडरल से नहीं बल्कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से।
द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस NH3 SO2 CO2 Cl2 इज क्या होना चाहिए। अब ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, मास निकाल लो। जिसका मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, जिसका मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो NH3 का कितना निकलेगा, NH3 का निकलेगा 17, SO2 का 64, 44, 71। अब देखें मास के हिसाब से सबसे कम मास किसका है, NH3 का, तो NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर उसके बाद किसका मास है, उसके बाद मास है CO2 का, तो NH3 के बाद क्या आना चाहिए, CO2 इन दो ऑप्शंस में। फिर किसका मास है, फिर SO2 का, यस, फिर Cl2 का। तो पहले नंबर पे ये अगर देखा जाए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो NH3 CO2 SO2 Cl2, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये देखें 250 cm³ of the sample of H2 if uses 4 times rapidly as 250 cm³ of an unknown gas. The molar mass of unknown gas will be, क्या होगा। अब देखें दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया गया है, ठीक है, वी आर प्रोवाइडेड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो मैंने अभी अभी बताया है कि जो रेट हो उसका क्या करो, स्क्वायर। तो 4 का क्या करोगे, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको उससे मल्टीप्लाई करो जो गैस गिवन है। कौन सी गैस गिवन है, H2। H2 का मास कितना है मेरे भाई, H2 का मास है 2, तो 16 इंटू 2 क्या होगा, 32। जवाब आ गया, बस इतनी सी बात, ठीक है। या ये प्रोसेस से करो, ये वाला प्रोसेस इससे करो पूरी डिटेल्स। अगर वैसे नहीं तो ये शॉर्टकट है कि जो रेट हो उसका स्क्वायर करो और गिवन मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए बात। एक सवाल देखें अगला, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर। अब ये सवाल मैंने लिया है ईटा से, ठीक है, ईटा के पास्ट पेपर से। ईटा क्या है, ईटा KPK में जो मेडिकल का टेस्ट होता है उसे ईटा कहते हैं हम। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट गैसेस। कौन सा फैक्टर है जो रेट डिटरमिन करता है सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द गैस, साइज, पोलैरिटी, मोलर मास। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो ये होगा जवाब। ठीक है, समझ गए अब आपको, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, एक दफा नोट करें इस पूरे को। हाँ जी, ये कुछ और मैंने सवाल लिखे हैं, ठीक है। हीलियम गैस डिफ्यूजेस 3 times रैपिडली देन गैस X, मोलर मास ऑफ गैस X। ये वही ट्रिक है जो हमने पहले अप्लाई की थी। क्या होगा, 3 times, तो रेट गिवन है, मैंने क्या कहा था, रेट का क्या करूँ, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 9। और किसका मास गिवन है, हीलियम का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 36। करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ अमोनिया एंड HCl फॉर ग्राम्स लॉ, जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था, फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ, फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए थे कहां पे, जहां पे प्रेशर हाई था, जहां पे एरिया हाई था, जहां गैसेस मिली थी, या एंड ऑफ द ट्यूब। तो फ्यूम्स कहां बने थे, फ्यूम अमोनियम क्लोराइड के बने थे, वाइट। तो वो कहां बने थे, वो कहां, एट द जंक्शन, जहां पे गैसेस एक दूसरे के साथ मिली थी, वहीं पे फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए थे। अगला सवाल देखें,
The molecular weights of the mixture of the gases and their rates of diffusion are related. सिंपल सा सवाल है, लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के है। मॉलिक्यूलर वेट और रेट ऑफ डिफ्यूजन में कौन सा रिलेशन है? ऑफ कोर्स इनवर्सली। अब ये दो सवाल हैं, ये टेक्निकल हैं लेकिन सिंपल हैं, हो जाएंगे। 50 ml ऑफ H2 का वॉल्यूम थ्रू अ होल फॉर 20 मिनट्स, और ये टाइम है H2 का, ठीक है। एंड 40 ml ऑफ O2 के कितने ml है? 40, तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ O2 और टाइम ऑफ O2 करना है कैलकुलेट, ठीक है जी। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होगा कि रेट का क्या फार्मूला है? रेट का फार्मूला है R1 अपॉन R2। तो हम इसको यूं करें, हल्की गैस कौन सी है, H2 या O2? H2, तो हम इसको लिखें R ऑफ H2 अपॉन R ऑफ O2, मास ऑफ O2 मास ऑफ H2 अंडर रूट, ठीक है। अब रेट तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन रेट क्या है? वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि भाई R H2 का वॉल्यूम कितना है? 50 डिवाइडेड बाय H2 का टाइम कितना है? 20, और ये O2 डिवाइड हो रहा है ओवरऑल। O2 का कितना है? 40 अपॉन O2 का टाइम कैलकुलेट करना है। मास ऑफ O2 कितना है? O2 का मास है 32, 2 ऐसे। ये देखो, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 डिवीजन मल्टीप्लाई में T ऑफ O2 अपॉन 40, ठीक है। देखते जाएं, ये 32 डिवाइड होगा 16 हो जाएगा। अब देखो ये 40 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, या चलो सारों को उधर लेके जाते हैं। ये देखो 5 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर हो जाएगा डिवाइड, बल्कि इसको और सादा कर देते हैं। ये हो जाएगा 2.5 T ऑफ O2 अपॉन 40 इज इक्वल टू 4। ये 40 यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा T ऑफ O2 इज इक्वल टू 4 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2.5। तो क्या होगा? ये 4 और 40 कितने हो जाएंगे? 160 अपॉन 2.5। तो 160 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो क्या जवाब आएगा मेरे भाई? टेबल लगाएं, इसको हम डिवाइड करके देखें। 160 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 की टेबल कितने दफ़ा जाएगी? इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो 4 दफ़ा 100 हो जाएगा, 5 दफ़ा हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करके आप इसका जवाब निकाल लेंगे। अगला सवाल देखें। दिस इज योर होमवर्क, लेकिन मैं सवाल समझा देता हूं आपको। क्या होगा इसमें? देखो कि SO2 का वॉल्यूम कितना है? 20, और SO2 को कितने टाइम लगता है? 60 सेकेंड्स। तो बताएं ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा जिसको टाइम लगे? 30 सेकेंड्स। तो इसका ये सवाल हो जाएगा। ये सवाल क्या हो जाएगा कि भाई R ऑफ O2 अपॉन R ऑफ SO2 इज इक्वल टू मास ऑफ SO2 अपॉन मास ऑफ O2 अंडर रूट। सेम केस रेट की जगह क्या लिख दोगे? वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि भाई O2 का वॉल्यूम कितना है? O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है
ठीक है। SO2 का वॉल्यूम गिवन है, यहाँ डेटा में लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना है 20, टाइम ऑफ SO2 कितना है 60, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ O2 कितना है 30। फार्मूला लगाएं, जवाब आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है JEE में 2014 में, ठीक है। समझ गए बात। तो आज हमने कुछ MCQs डिस्कस किए, तो उसकी कैलकुलेशन भी हमने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। नोट कर लें इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।